हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर संबंध का नींव विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास है तो संबंध लंबे अरसे तक चलता है। विश्वास खत्म, संबंध खत्म। अब सवाल यह उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। तो मेरे मत से विश्वास की 3 डोरियां होती है, इसलिए आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ सकते हैं जो आपके जीवन के इन 3 डोरियों को जानता है, समझता है। इसमें पहला है आपके मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। जब आप दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो लोगों को दिखाते हुए रहते हैं, लोगों को फील कराते हैं कि नहीं, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कान होता है, लेकिन जो आपके अपने होते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, उन्हें आपके पीड़ा का पता चल जाता है। यानी अगर हमारे मुस्कान के पीछे छिपे पीड़ा का पता किसी को चल रहा है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। दूसरा है आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। आप लोग देखते हैं कि मम्मी, पापा, शिक्षक, बड़े भाई हमेशा क्रोधित होते रहते हैं, लेकिन क्रोधित होने पर आपको गुस्सा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में आप पर क्रोधित होते हैं। उनके क्रोधित होने का एक ही कारण होता है कि वो आपको प्यार करते हैं। आपके भविष्य का उनको चिंता होता है। वह नहीं चाहते हैं कि आपके भविष्य में किसी प्रकार की बाधा आए। वह आपको जानते हैं, समझते हैं, इसलिए आप पर क्रोधित होते हैं। यानी अगर अपनों पर क्रोधित होते हैं तो उसका मतलब क्रोध नहीं समझना चाहिए। और तीसरा है आपके मौन के पीछे छुपी शब्दों की ज्वालामुखी, यानी आपकी विवशता। जब हम विवश होते हैं तो हमारे अंदर में शब्दों का ज्वालामुखी होता है कि हमें यह बोलना चाहिए, हमें वो बोलना चाहिए, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को मौन प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे अपने होते हैं, हमारे मौनता को समझ लेते हैं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आपके जीवन के इन 3 डोरियों को जानता है, समझता है, यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ते हैं तो हम पर विश्वास कीजिए, जीवन में बड़े से बड़े कठिनाई, बड़े से बड़े गड्ढा भरते चले जाएंगे और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हम लोग का अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन। इससे पहले आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। डिफरेंशिएशन में 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट किए थे। पहला पार्ट था जिसमें अलजेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन बताए थे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि मैथ में डिफरेंशिएशन का यूज किस प्रकार करते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में डिफरेंशिएशन का यूज किस प्रकार करते हैं। आपको अगर इंटीग्रेशन को ढंग से समझना है तो उसके लिए पहले आपको इंटीग्रेशन को समझने से पहले डिफरेंशिएशन को समझना पड़ेगा। क्यों? चूंकि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, उल्टा है। तो जब तक आप सीधा चीज को नहीं समझते हैं तब तक उसका उल्टा समझने में आपको कठिनाई होगी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट आप ढंग से देखिए, तीनों को समझ लीजिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का वीडियो जब आप देखेंगे तब इंटीग्रेशन आपको पूरा समझ में आएगा। आज इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका कितना पार्ट होता है, और इसमें सिर्फ एक तरह का फॉर्मूला पढ़ेंगे, अलजेब्रिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले देख लीजिए, डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इन दिस डिफरेंशिएटेड फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इनिशियल फॉर्म। हिंदी में इसी का लिखा हुआ है कि अवकलन का जो व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, उसको कहा जाता है समाकलन। और इसमें करते क्या है, तो जो अवकलित फलन होता है उसको बड़े रूप में बदलते हैं, मतलब जो पहले वाला रूप था उस रूप में बदलते हैं। इसमें क्या लिखे इस बात को समझिए। डिफरेंशिएशन में आप पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन को उसके छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का काम होता है छोटा बना देना। यह इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फिर से जैसा था वैसा बना देगा। डिफरेंशिएशन का काम था फंक्शन को छोटा कर देना, इंटीग्रेशन का काम होगा फिर से जैसा था वैसा बना देना, मतलब बड़ा बना देना।
तो इनलार्जिंग प्रोसेस को ही कहा जाता है इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो जो फंक्शन को हम छोटा कर चुके हैं उसको फिर से उसके इनिशियल फॉर्म में यानी बड़े रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा है, तो इस तरह का सिंबल है। इस सिंबल को पढ़ते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का यह सिंबल होता है, यानी इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से। अब आगे समझिए कि इंटीग्रेशन में क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट x है, यानी x को डिफरेंशिएट किए तो कौन आया dx, जो कि डिफरेंशिएशन में आप लोग को बता दिए थे। यहाँ पर x बड़ा रूप है और x को डिफरेंशिएट कर दिए मतलब dx हो गया छोटा रूप, तो dx छोटा रूप है और x कौन सा रूप है, तो बड़ा रूप है। अब इस dx को यहाँ पर लिए हैं इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब छोटे रूप को लिए हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म को लिए हैं क्या करने के लिए, तो इंटीग्रेट करने के लिए। और इस स्मॉलेस्ट रूप को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे क्या हुआ, सामने पहले लिख दिए हैं। इसके लिए पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और लास्ट में dx है उसके लिए पढ़ेंगे ऑफ dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसी को शॉर्ट में हम पढ़ सकते हैं इंटीग्रेट dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के बाद आंसर कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा x। क्यों x आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आप देख चुके हैं कि x को छोटा बनाए थे तो dx हुआ था। अब फिर से अगर dx को इनलार्ज करेंगे तो कौन आ जाएगा, तो x आ जाएगा। तो इस तरह इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक इनवर्स प्रोसेस होता है। मतलब जिस क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करके आंसर ले आए और उस आंसर को अगर फिर से इंटीग्रेट करिएगा तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब आगे हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है। पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। दोनों का नाम से ही आपका डिफिनीशन स्पष्ट है। इनडिफिनिट किसको बोलेंगे, तो जिसका वैल्यू डिफिनिट नहीं हो। द इंटीग्रेशन विच वैल्यू इज नॉट डिफिनिट इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन विच वैल्यू इज डिफिनिट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। यानी जिसका मान निश्चित होता है उसको निश्चित समाकलन बोलेंगे और जिसका मान अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, उसको अनिश्चित समाकलन बोलेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला का डिफिनेशन लिखा हुआ है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। एक चीज और इसमें जान लीजिए कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करते हैं तो जो भी आंसर आता है उस आंसर के लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं। वही चीज यहाँ लिख दिया है कि इन दिस कांस्टेंट इज एडेड एट लास्ट। यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। क्यों लगाते हैं इस बात को समझिए। अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है इस बात को समझना है। अब इसके लिए हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर डिफरेंशिएट करते हैं x को तो आंसर आएगा dx, डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा उदाहरण अगर ले ले डिफरेंशिएट x प्लस 4, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के फार्मूला के आधार पर दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx और 4 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हट जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं x माइनस 6, इसमें भी x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx और 6 को डिफरेंशिएट कीजिएगा 0 हट जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन आपके सामने हम डिफरेंशिएशन का दिए और तीनों डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का आंसर सेम है, कितना है तो dx। अब इंटीग्रेशन को याद कीजिए। इंटीग्रेशन में अभी आप लोगों को समझाए हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक इनवर्स प्रोसेस है। यानी जिस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको अगर इंटीग्रेट कर दे आंसर को तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के रूप में था x को डिफरेंशिएट किया मतलब छोटा बनाए तो dx आया। अब इस dx को अगर हम इंटीग्रेट कर दे dx को, तब आंसर कौन आना चाहिए, तो x आना चाहिए। क्योंकि x को छोटा बनाए तो dx हुआ। अब इस dx को अगर बड़ा रूप में कन्वर्ट करेंगे मतलब इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन आएगा, तो x आएगा। इसमें चलते हैं, इसमें x प्लस 4 को एक छोटा बनाए थे, यानी डिफरेंशिएट किए थे x प्लस 4 को, तो कितना आया था, तो dx आया था। यानी यह dx जो है यह स्मॉलेस्ट फॉर्म किसका है, तो x प्लस 4 का। अब अगर इसको हम इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कौन आएगा, तो x प्लस 4 आएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि इस वाले dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर में कौन आएगा, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा x प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो x माइनस 6 को जब डिफरेंशिएट किए हैं तो आया है dx। अब इस वाले dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस dx को इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, तो x माइनस 6। तो इस तरह यहाँ पर डिफरेंशिएशन का 3 क्वेश्चन हम आपको दिए। 3 क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वह सेम है। अब वह जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट किए यहाँ पर dx को तो आया x, यहाँ पर dx को इंटीग्रेट किए तो आया x प्लस 4 और अगर यहाँ पर dx को इंटीग्रेट किए तो आया x माइनस 6। अगर हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हटा दें,
तीनों जगह से डिफरेंशिएशन को क्वेश्चन को हटा दिए। तब जरा देखिए कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, लेकिन तीनों इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वह सेम है। तीनों क्वेश्चन क्या है तो सेम है, लेकिन तीनों का आंसर अगर आप मिलाएंगे तो डिफर है। यानी अगर आप यहां पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखते हैं तो एक आंसर नहीं आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। अगर चौथा एग्जांपल हम देते तो चौथा आंसर भी आता। इसका मतलब यह हो गया कि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर जो है डिफिनिट नहीं होता है, और इसका आंसर डिफिनिट नहीं होता है इसीलिए इसको कहा जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस तरह इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, इस बात को समझ गए। अब इसी बात को समझिए कि इसके लास्ट में कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं। कांस्टेंट जोड़ने के लिए फिर से हम क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर भी dx है। आंसर में कितना है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x+4 है, यहाँ पर x-6 है। अब हमें करना क्या है तो कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा तो 3 आंसर और 5 आंसर थोड़े ना लिखेगा, उसका आंसर तो आपको एक ही लिखना पड़ेगा। और एक अगर आंसर लिखते हैं, दूसरा स्टूडेंट बनाएगा उसका दूसरा आंसर आएगा, तीसरा स्टूडेंट बनाएगा उसका तीसरा आंसर आएगा, तो किसका आंसर सही है या कैसे पता चलेगा। तो आंसर इसका एक आए उसके लिए एक व्यवस्था किया गया है। क्या व्यवस्था किया गया है इसको समझिए। अगर आप तीनों आंसर को देखते हैं तो तीनों में x है कि नहीं तो x है। पहला क्वेश्चन के आंसर में भी x है, दूसरा क्वेश्चन के आंसर में भी x है, और तीसरा क्वेश्चन के आंसर में भी x है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस में 0 लगा हुआ है जो कि नहीं दिख रहा है, मतलब इनविजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस में 4 लगा हुआ है, और अगर यहां पर आप देखेंगे तो प्लस में -6 लगा हुआ है। 0 हो, +4 हो या -6 हो, सबके सब क्या है तो कांस्टेंट है। यानी एक सब में है और साथ में क्या लगा हुआ है तो कांस्टेंट लगा हुआ है। अगर तीनों को मिला के हमको एक आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट आंसर में हम लिख सकते हैं x प्लस कांस्टेंट। यहां पर क्या लिख दिए तो x प्लस कांस्टेंट। अब इस x प्लस कांस्टेंट में k के जगह 0 बढ़ेंगे तो पहला आपका सेटिस्फाइड हो गया, k के जगह +4 बढ़ेंगे तो दूसरा सेटिस्फाइड हो गया, k के जगह -6 भर दे तो तीसरा आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरह तीनों आंसर को मिला के अगर हम एक आंसर बनाना चाहे तो इस तरह का आंसर बना सकते हैं x प्लस k। यानी x प्लस k जो है वह तीनों के लिए सेम एक आंसर हो गया। क्वेश्चन जब एक है तो आंसर भी एक होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट का आंसर मिल जाए। तो सबका आंसर मिल जाए उसके लिए आंसर एक होना चाहिए, और एक आंसर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा तो लास्ट में कांस्टेंट जोड़ना पड़ा। यानी लास्ट में कांस्टेंट क्यों जोड़े इस बात को समझ लिए। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक आंसर नहीं आता है, अनेकों आंसर आता है, और अनेकों आंसर का एक आंसर बनाने के लिए लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं। दूसरा यह भी समझ लीजिए कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसको क्यों बोलते हैं। तो परिभाषा में लिखे हैं indefinite integration is that type of integration which value is not definite, जो कि आप लोग को यहाँ दिख भी रहा है। इसका वैल्यू यानी एक ही क्वेश्चन है, वैल्यू अलग अलग आया। यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक वैल्यू नहीं आता है, यानी डिफिनिट वैल्यू इसका नहीं आता है। लेकिन हम डिफिनिट वैल्यू बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करते हैं तो कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो इस तरह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन उसको कहा जाता है जिसका आंसर डिफिनिट नहीं होता है, यानी वैल्यू डिफिनिट नहीं होता है। इसके अंत में कांस्टेंट जोड़ा जाता है। कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है तो आंसर को एक बनाने के लिए। अनेकों आंसर आता है, उस आंसर को एक बनाने के लिए इसमें कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब जिसको हम मिटा दिए थे फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ x को डिफरेंशिएट किए थे dx आया था, यहाँ पर x+4 को डिफरेंशिएट किए थे तो भी dx आया था, और यहाँ पर x-6 को डिफरेंशिएट किए थे तो भी dx आया था। अब ये सब जो भी हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फेयर के कॉपी में इसको फेयर करते चलिए। जितना भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं फेयर के कॉपी में फेयर करते चलिए, ताकि जब कभी आपको पीछे वाला देखने का जरूरत हो तुरंत पलटिए देखिए। दूसरा यह भी है कि फेयर का कॉपी अगर रहेगा तो आप पढ़िएगा, आपका छोटा भाई पढ़ेगा, हो सकता है आपका बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है फेयर करना। अब एक रिक्वेस्ट और आप लोगों को करना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट का आदत होता है कि जब कभी वीडियो आया उसको डाउनलोड कर लिए। तो आप लोग सोचते होंगे कि डाउनलोड करने में आपका एमबी का खर्च कम होता है। ऐसा नहीं है, जितना एमबी का वीडियो होगा उतना आपका खर्च होना ही होना है। तो एक तो आपका एमबी खर्च हो रहा है, दूसरा आपका मोबाइल का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह बढ़ते चला जा रहा है। अगर आपका मोबाइल 50% से ज्यादा भर जाता है उस स्थिति में आपके मोबाइल का स्पीड कम हो जाता है, आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। यह सब परेशानी आप लोगों को आता होगा जो हमसे ज्यादा आप जानते हैं।
तो आपका मोबाइल का जो कैपेसिटी है वह आधा से ज्यादा खाली रहना चाहिए। उसका एक ही उपाय है कि आप वीडियो को डाउनलोड ना करें। वीडियो को डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? तो एक बार पहले भी हम आप लोग को बताए थे कि आरके शर्मा रहे न रहे, आपका यह फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल जरूर रहेगा। और फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल कहाँ रहेगा? तो यूट्यूब में। हो सकता है यूट्यूब का जो अभी डायरेक्टर है या मालिक है वो मर जाए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि उसके मरने से यूट्यूब मर जाएगा। यूट्यूब तो कोई ना कोई चलाता ही रहेगा। उसी तरह जैसे जैसे यूट्यूब चलते रहेगा, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल उसमें रहेगा। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल जब उसमें रहेगा तो उसमें सारा वीडियो आपका स्टोर किया हुआ है पहले से। यानी आप जो चीज स्टोर करते हैं यूट्यूब पहले से उसको स्टोर करके रखे हुए हैं, आपको जब जरूरत होगा दिखा देगा। अब चलते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला की ओर। आपको दिख रहा होगा पहले हम लिखे हुए हैं अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसको आज पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे पहला फॉर्मूला में लिखा हुआ इंटीग्रेट dx इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, जो कि अभी अभी आप लोग को समझा है। एक्स dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर कितना आया था? तो x आया था, उसमें कांस्टेंट लगाए थे। कांस्टेंट क्यों लगाए थे समझा दिए। दूसरा है कि अगर dx d थीटा वगैरह मतलब 3 4 5 कितना भी हो, प्लस माइनस में हो, तो पहले सबको अलग अलग करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस होता था तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते थे, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी 2 3 4 5 प्लस माइनस में होगा तो सबको अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कांस्टेंट गुना में है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। डिफरेंशिएशन में भी आप लोग को बताए थे कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। कांस्टेंट डिवीजन में हो तो भी या मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी, दोनों ही स्थिति में कांस्टेंट को आपको बाहर कर देना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। चौथा फॉर्मूला आप देखेंगे कि फंक्शन पर पावर लगा हुआ है, मतलब पावर वाला फॉर्मूला है। पावर वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े थे, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। यह आप रट्टा मारे थे डिफरेंशिएशन के लिए, याद रखिएगा। यहाँ इंटीग्रेशन में क्या हो गया है? तो इंटीग्रेशन में उल्टा होगा। वहां पर पावर इंटू में था, यहाँ पावर +1 चला गया डिवीजन में। वहां पर पावर -1 था, यहाँ हो गया पावर +1। यानी पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पर होता है x का पावर +1 बाई पावर +1 और कांस्टेंट लास्ट में जोड़ते ही है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट कब जोड़ते हैं? जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाता है तब। यहाँ पर नहीं जोड़े थे। क्यों नहीं जोड़े थे? चूंकि इंटीग्रेशन नहीं हटा था। यहाँ पर भी नहीं जोड़े हैं और यहाँ हट गया तो जोड़ दिए। यानी कांस्टेंट कब लगाते हैं? जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तब। पांचवा फॉर्मूला में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 3 प्लस में है, उस पर होल पावर लगा हुआ है। अगर होल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो भी पावर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गया। क्या चेंजिंग आ गया? तो जिस पर पावर लगा हुआ उसका पावर +1 तो यहाँ करेंगे, नीचे में भी पावर +1 करेंगे, लेकिन x के साथ जो नंबर है उस नंबर को नीचे मल्टीप्लीकेशन में लगा देना है। यहाँ x के साथ कौन है? तो a है। इस a को कहाँ लगा दिए? तो नीचे। तो इस तरह अलजेब्रिकल में आपको 5 फॉर्मूला याद करना है जो फिजिक्स के लिए है। पहले ही हम बता दिए कि हम उतना ही बताएंगे जितना फिजिक्स के लिए जरूरत का चीज है। तो फिजिक्स के लिए अगर इस 5 फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में कहीं भी अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन में फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझिए। पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें ले लेते हैं, इंटीग्रेट d थीटा है। इस फॉर्मूला के आधार पर आप देख चुके हैं कि dx होता है, तो dx में से d को हटा दिए, आंसर कौन बचा? तो x बचा। उसी तरह यहाँ पर d थीटा है तो d को हटा देंगे, आंसर कौन बचेगा? तो थीटा बचेगा, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। एक तरह से दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया, बच गया थीटा। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं फॉर्मूला चलाना है। यानी सब जगह अगर ऐसा करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही समझाने के लिए हम बता दिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देता है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अगर इंटीग्रेशन में 3dx, 3 कांस्टेंट है, गुना में इसको बाहर कर लेंगे। अगर इसको बाहर कर लेते हैं तो बचेगा कौन? तो dx। 3 के जगह 3 रहेगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लास्ट में लगा दिए कांस्टेंट। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन अगर हम ले ले, इंटीग्रेट 2dt/5। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 और 5 एक मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, बाहर कर देंगे। अगर इसको बाहर कर देते हैं तो 2/5 बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा dt। अब 2/5 के जगह 2/5 है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट। चौथा देख लेते हैं। मान लीजिए चौथा इस तरह है, इंटीग्रेट 3dx - 2dy प्लस
dt। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वह पूरे के साथ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, तीन जगह होता था, तीनों के साथ जाता था, उसी तरह इंटीग्रेशन भी तीनों के साथ जाएगा। यानी हो जाएगा इंटीग्रेट 3dx माइनस इंटीग्रेट 2dy प्लस इंटीग्रेट dt। इसमें से 3 को बाहर करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में लगा देना है आपको कांस्टेंट। तो इस तरह चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं इंटीग्रेट है x का पावर 6 dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो फंक्शन का पावर प्लस 1, पावर की जगह 6 है तो यहाँ बोलेंगे पावर प्लस 1, लेकिन लिखेंगे 6 प्लस 1, नीचे में भी हो जाता है पावर प्लस 1, उसके बाद कांस्टेंट लगा देते हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट। छठा क्वेश्चन में ले लेते हैं इंटीग्रेट 3x² प्लस 2x प्लस 5 और लास्ट में लगा देते हैं dx। यहां पर आप देखेंगे फिर से तीन जगह जाएगा, तीन जगह इंटीग्रेशन भी जाएगा और dx भी जाएगा। चूंकि dx भी बाहर है, इंटीग्रेशन भी बाहर है। इसको सोल्व करेंगे तो पहला हो जाएगा इंटीग्रेट 3x² dx प्लस इंटीग्रेट 2x dx प्लस इंटीग्रेट 5 dx। इस तरह अलग अलग कर दिए। इसमें से 3 को बाहर करेंगे, उसके बाद अंदर में बचेगा x² dx, 2 को बाहर करेंगे तो x dx, 5 को बाहर करेंगे तो dx। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। x का पावर 2 है, पावर अगर 2 है तो x का 2 + 1/2 + 1 करेंगे। यहाँ पर 2 लिख दिए। x का पावर अभी कितना है तो 1 है, पावर यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है तो 1। अब इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो फंक्शन का पावर प्लस 1/पावर प्लस 1। 5 यहाँ लिख दिए, dx अकेले है तब x हो जाएगा। इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं तो 3x का पावर 3/3 प्लस यह हो गया 2x का पावर 2/2 प्लस 5x। यहाँ 3 से 3 कटेगा, बचेगा x³ x² प्लस 5x प्लस लास्ट में जोड़ देंगे कांस्टेंट। हालांकि कांस्टेंट आपको यहाँ ही जोड़ना चाहिए। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन में मान लेते हैं इंटीग्रेट 4x प्लस 5 इंटू dx। इस तरह का क्वेश्चन हम ले लिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो पहले दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर अलग अलग कर सकते हैं तो इंटीग्रेट हो जाएगा 4x dx प्लस में इंटीग्रेट 5 dx। यहाँ 4 हो जाएगा, अंदर में बचेगा x dx और यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा dx। बाहर किसको करना है तो सिर्फ कांस्टेंट को। यहाँ कांस्टेंट 4 है, x कांस्टेंट नहीं है। जो वेरिएबल है उसको अंदर में रहने देना है। 4 कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। अब यहाँ 4 है, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे पावर वाला। पावर वाला फॉर्मूला हो जाता है पावर प्लस 1/पावर प्लस 1, नीचे कर दिए। dx का हो जाएगा x। इस तरह इसमें आंसर आ जाएगा 4x² 2 प्लस में 5x प्लस में कर देते हैं कांस्टेंट। इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस a। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का तो यह हो गया। इसी क्वेश्चन को आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा, तो लास्ट में जो पावर वाला फॉर्मूला बताए थे पांचवा वाला, उस पर अगर हम चलते हैं तो उस फॉर्मूला से बनाएंगे तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे 4x प्लस 5 का पावर प्लस 1। ये पूरे पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ है। तो उस फॉर्मूला से अगर बनाना चाहे तो इस तरह बना सकते हैं। नीचे में हो जाएगा x के साथ कौन है तो 4, तो 4 × 1 + 1। इस तरह इसको आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर में 4x प्लस 5 का पावर हो जाएगा 2, नीचे में हो जाएगा 4 × 8, इतना हो जाएगा। इसको और आगे अगर हम सोल्व करते हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। यानी हो जाएगा a² यानी 16x² प्लस b² का मतलब 25 प्लस 2ab का मतलब 4 × 8 = 40, 4 × 5 = 20 × 40, 40x हो जाएगा। तो इतना हो गया। नीचे में कौन रहेगा तो 8। अब इसको अगर आप काटते हैं तो ये हो जाएगा 2x²। इसको काटते हैं तो 8 × 5 = 40 यानी 5x और प्लस में कितना बचेगा तो 25/8। यहाँ बचेगा 25/8, प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम बदल दिए। तरीका अगर बदल दिए तो आंसर मिला कि नहीं उसको देखिए, दोनों आंसर को देखिए। इस आंसर में देखिएगा तो यहाँ पर x के साथ है कितना तो 2x² प्लस 5x, यहाँ पर कितना है तो 2x² प्लस 5x, यानी x के साथ वाला तो मिल रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा में इसमें कौन है तो 25/8 प्लस कांस्टेंट और यहाँ अकेले कांस्टेंट है।
आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 25/8 जो है वह एक्स्ट्रा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह भी तो कांस्टेंट ही ना है। यह क्या है? तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, पूरा मिला के क्या हुआ? तो कांस्टेंट हुआ। और यहाँ पर भी वही चीज है, कांस्टेंट। यानी दोनों आंसर सेम है कि अलग अलग है? तो सेम है। यानी अभी थोड़ा देर पहले ही समझाए थे कि इसका आंसर अनेकों तरह का आता है, लेकिन अनेकों तरह के आंसर को एक बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं? तो कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं इस बात को और आप ज्यादा समझ में आने लगा होगा। तो इस तरह 7वां क्वेश्चन बना लिए। एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उसी टाइप का ले लेते हैं। 4x + 5 का पावर कर ले 3। यहाँ पावर कुछ नहीं था तो 1 हम मान लिए थे, और यहाँ पर पावर हम कर दिए 3। dx है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप ऐसा भी लगा सकते हैं। इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी अगर पावर 3 है तो a + b का होल पावर 3 पर तोड़ के भी बना सकते हैं, या अगर उस पर हम नहीं बनाना चाहे तो डायरेक्ट जो 5वां फॉर्मूला बताया उस पर बना सकते हैं। 5वां फॉर्मूला पर चलेंगे तो फंक्शन का हो जाएगा पावर +1 बाई पावर +1, और मल्टीप्लीकेशन में x के साथ 4 है तो 4 लिख दिए, प्लस में हो गया कांस्टेंट। इस तरह आंसर हो जाएगा 4x + 5 का पावर 4, नीचे में हो जाएगा 4 चौका 16, प्लस में रहेगा कांस्टेंट। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप लोग इंटीग्रेशन में अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला पढ़े, 5 फॉर्मूला आप लोगों को फिजिक्स के लिए याद रखना है। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जैसे ही कीजिएगा, राइट साइड में आप देखिएगा कि बेल आइकन दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ हम आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक जो आप करते हैं वह हमें दिखता है, हमें पता चलता है कि आपने किस वीडियो को लाइक किया, किसको डिसलाइक किया। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इस टाइप का और ज्यादा वीडियो हमको बनाना चाहिए।